नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है। हर दिन कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है। हर दिन हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परत भी वैसे वैसे ही खुलती जा रही है। ताजा खुलासा आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में हुआ है। दरअसल पुलिस कस्टडी में यानी रिमांड पर पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने बताया कि कैसे चढ़ावे की चोरी हुआ करती थी, कैसे आरोपियों में रकम बांटी जाती थी और कब से चढ़ावा चोरी का ये खेल चल रहा था। जांच टीम ने अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये कार चोरी की रकम से ही खरीदी गई थी। पुलिस कस्टडी में सिर पर गमछा रखकर चेहरा छिपाता ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला है, जिसे अयोध्या पुलिस उन सभी ठिकानों पर लेकर पहुंची जहां चढ़ावा चोरी की रकम को छिपा कर रखा जाता था। जिसे आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर पुलिस ने एक एसयूवी कार बरामद की, जिसे कथित तौर पर चढ़ावा चोरी की रकम से खरीदा गया था। जांच टीम के मुताबिक यूपी 42 AP 6054 नंबर की मारुति ब्रेजा कार अविनाश शुक्ला ने अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी। इसके साथ ही पूछताछ में आरोपी अविनाश ने कई बड़े खुलासे किए। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला को पूछताछ के दौरान मंदिर परिसर की 45 दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई गई, जिसके बाद उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि चोरी की गई रकम सभी आरोपियों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती थी। कई बार कुछ लोग ज्यादा रकम भी ले जाते थे, लेकिन पूरे खेल में टिन्नू का दबदबा बना रहता था। अविनाश ने बताया कि टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत होने की वजह से उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। टिन्नू हमेशा कहता था कुछ नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चोरी की करतूत छिपाने के लिए आरोपियों ने कई बार सीसीटीवी सिस्टम से छेड़छाड़ की। जांच टीम को टिन्नू यादव की भूमिका भी इसी कड़ी में अहम लगी है। आरोप है कि वह पूरी गतिविधि पर नजर रखता था और बाकी आरोपियों को सतर्क करता था। राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के आए दिन लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी जैसे जैसे अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है, ऐसे में एसआईटी के हाथों कई सारे सबूत अब लग रहे हैं। एक और जहां बहुत सारे नकद बरामद किए गए हैं, यहां तक कि कैश पेटी भी बरामद की गई है। लेकिन इस बीच जो चौंकाने वाला खुलासा एसआईटी की टीम ने किया है वो ये है कि 3 महीने में बैठक बुलाई जाती थी राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से, लेकिन इस बैठक में कैश कितना आया है, कितना चढ़ावा चढ़ा है, इसका तो जिक्र होता था, लेकिन उसमें बेशकीमती बहुमूल्य रत्न जेवरात ये कितना आया ये किसी को नहीं पता, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। और इसी वजह से अब एसआईटी का ये कहना है, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपियों ने तमाम आभूषण चुराकर उनका सोने का बिस्किट बना लिया हो। पुलिस अब कई पहलुओं पर जांच कर रही है। इनमें यह भी पता लगाना शामिल है कि चोरी कब से चल रही थी, कुल कितनी रकम की हेराफेरी हुई, सीसीटीवी फुटेज कितनी बार डिलीट की गई, किसने किस स्तर पर मदद की और चोरी की रकम किन किन लोगों तक पहुंची। इसके अलावा आरोपियों की संपत्तियों, बैंक खातों और हाल के महीनों में की गई खरीद फरोख्त की भी जांच की जा रही है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा होने वाली रकम में बड़ा अंतर देखने को मिला है। चोरी का मामला उजागर होने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खातों में हर दिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही चोरी की बात सामने आई, अब यही रकम बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई हैं। रकम में बड़ी बढ़ोतरी को देखकर जांच टीम भी हैरान है। आशंका है कि पहले हर दिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। देखिए, अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है, तो अब तो जनता जान गई। आप लोग बहस कर रहे हैं,
सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर श्रद्धा और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, चढ़ावा चोरों को बचाने के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। इन लोगों ने चीजों को अब तक नापाक इरादे रखे, वो आज राम मंदिर के आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा है। कल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। चढ़ावा चोरी पर संग्राम छिड़ा है, जांच के बीच सियासी वार पलटवार हो रहा है, लेकिन सवाल है कि रामधन की लूट का असल गुनहगार कौन है? चढ़ावा चोर गैंग का सरगना कौन है? ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नाक के नीचे से कैसे चढ़ावा की चोरी होती रही? चढ़ावा की लूट की छूट किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जो चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ होगी। कल 5 आरोपियों से पूछताछ करने वाली है एसआईटी की टीम। कल टिन्नू यादव से पूछताछ करेगी जांच टीम। अयोध्या जेल में आरोपियों से पूछताछ होने वाली है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जेल में ही कल 5 आरोपियों से पूछताछ होगी। कल टिन्नू यादव से भी पूछताछ करेगी जांच टीम, यानी एसआईटी जो कि जांच कर रही है आरोपियों से। बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से पैसे बांटने का काम हो रहा था, कहां पर पैसे बांटने का काम हो रहा था। एक कार के बारे में भी जानकारी मिली है और ये हैरान कर देने वाली बात है कि वो कार जो खरीदी गई वो भी चंदा चोरी के पैसों से खरीदी गई। अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। कल टिन्नू यादव से पूछताछ होगी और अन्य 5 आरोपियों से भी पूछताछ होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जिसमें 5 आरोपियों से क्या बड़े खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होने वाली है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। कल 5 आरोपी से पूछताछ करेगी। अविनाश शुक्ला से जब पूछताछ की गई तो कई हैरान कर देने वाले और बड़े खुलासे हुए हैं। शक्ति मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हैं अयोध्या से लाइव, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शक्ति, क्योंकि लगातार जैसे जैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे कई बड़े हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक अविनाश शुक्ला से बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, चौंका देने वाली खबरें सामने आई हैं, बातें सामने आई हैं। अब कल जो कि 5 आरोपियों से पूछताछ होगी, खासतौर पर टिन्नू यादव से पूछताछ होगी, तो क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन सी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? अगर बात करें, देखिए कल जो राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप में जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया था टिन्नू यादव, तो कल एसआईटी की टीम अयोध्या जेल में ही उससे पूछताछ करेगी। देखिए जिस तरीके से नए नए खुलासे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तैसे वैसे वैसे नए नए खुलासे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार चौंकाने वाले मामले जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं। और बात करें कल के दिन की, तो कल का दिन जो है वो बहुत अहम रहने वाला, क्योंकि देखिए टिन्नू यादव जो मेन आरोपी जिसको मास्टरमाइंड बताया जाता था, उससे कल जो एसआईटी की टीम है वो लगातार पूछताछ करेगी। और कल देखना यह है कि क्या कुछ नया खुलासा जो है वो सामने निकल के आता है। लेकिन शक्ति, आपको याद होगा टिन्नू यादव जो अपने आप को शुरुआत में बड़ा ही मासूम, बड़ा ही निर्दोष और इस केस से बिल्कुल अलग बता रहा था, उस टिन्नू यादव से जब पूछताछ होगी, जो कि चंपत राय का बेहद करीबी रहा है, चंपत राय का ड्राइवर रहा है, बहुत सारे राज उसे पता है, तो क्या हो सकता है कि अब तक जो ना पता चला हो, कुछ बड़े नामों का भी जिक्र हो सके कल? जी ये तो कहना सही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम चाहे अनिल मिश्रा की बात करें या चंपत राय की बात करें, जिस तरीके से उन लोगों ने बोला कि मैं टिन्नू यादव पे बड़ा विश्वास करता था, टिन्नू यादव ने मेरे साथ घात किया, अगर कहीं ना कहीं ये खबर टिन्नू यादव के कान में गई होगी तो कहीं ना कहीं नामों के खुलासे जो है वो होने को दिखेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी में जो बड़े आरोपी थे जिनको छोड़ा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब उनके जो नाम है वो खुल के आने वाले हैं। कि देखिए जब चोर पकड़ा जाएगा, जो बड़े नामों जिनकी सह मिली थी कि नहीं आप
जैसा जो बताया जाता है सूत्रों के हवाले खबर कि जो आरोपी पकड़े गए थे उनको ये संभावना दी गई थी कि नहीं आप जेल चले जाइए, आरोप अपने ऊपर ले लीजिए, तो सारा मामला हम मैनेज करके आपको जल्दी छुड़वा देंगे। तो कहीं ना कहीं अब जब जो छुड़वाने वाले थे वही आरोप लगा रहे हैं कि नहीं उन्होंने हमारे साथ में घात किया, तो कहीं ना कहीं तो ये तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं कल खुल के सामने आ ही हालांकि जाएगा कि जो एसआईटी बड़े जो नाम है हैं। वो शक्ति हर एक आरोपी से गहन जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। हालांकि अब टिन्नू यादव समेत जो 5 आरोपी हैं कल उनसे जांच होगी, पूछताछ होगी, जेल के अंदर पूछताछ होगी। तो क्या बड़े नाम निकलकर सामने आएंगे? क्या लेन देन को लेकर, पैसों के गबन को लेकर, चंदा चोरी को लेकर क्या बड़े खुलासे होते हैं? इस पर अपनी नजर आप शक्ति बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इधर चढ़ावा चोरी को लेकर देश भर में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। इस पूरे घटनाक्रम से संत समाज भी आहत है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। रामलला के यहाँ जो काम चल रहा है और सरकार से उसमें पहले विजय भेजे, जो चोर है वो जेल में पहुंच गए हैं। चोरी थोड़ा होया कम हो, चोरी चोर है तो चोरी बना है। रामलला सब पूरा कर रहे हैं, उसमें लोगों को सफलता मिल जाएगी। जो रामलला के यहाँ काम किए हैं उनको फांसी देने कोई आपत्ति नहीं होना, दे देना चाहिए। राम जन्मभूमि का यह घटना संपूर्ण हिंदू जनमानस करोड़ों करोड़ों आस्थावान लोगों के आस्था आज मर्माहत हुआ है। उसकी जो है श्रद्धा, उसका विश्वास चला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन इसी में ऐसे तत्व जो राम विरोधी थे, जो देश विरोधी थे, जो राष्ट्र विरोधी थे, ऐसे लोगों की सक्रियता दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। लगातार देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे सनातनियों को अफवाह फैला करके सनातनियों के अंदर मतभेद पैदा करना, हिंदुओं को हिंदुत्व पर जो है 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की तैयारी कर रही है। न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहा है। और अब 27 का महासंग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त अभी बाकी है, लेकिन चुनावी बिसात अभी से ही बिछने लगी है। जीत की रणनीति तैयार की जाने लगी है, बैठकें जारी हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नितिन नवीन यूपी की राजधानी पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया। गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लखनऊ में नितिन नवीन ने एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसी दौरान जगह जगह पर फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वो सीधे बीजेपी दफ्तर आ पहुंचे, ऑफिस पहुंच गए और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, मुलाकात की, चुनावी तैयारियों को परखा, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल कैसे हो उस पर जोर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन लखनऊ में ही रहेंगे, आज और कल, जहां वो 27 की यानी 2027 की चुनावी रणनीति को धार देने का काम करेंगे। आगे भी कई बैठकें करेंगे और इन बैठकों में मेन फोकस होगा अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट तैयार करना, क्योंकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए समीकरण से ही तो बीजेपी को मात दी थी। अब ऐसे में सवाल है कि 27 के रण के अंदर बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट आखिर है क्या? तीसरी बार सत्ता में या हैट्रिक लगाने की लिए क्या रणनीति है बीजेपी की? एक रिपोर्ट। सत्ताईस की चुनावी रणनीति को धार देने, लगातार तीसरी बार जीत का प्लान तैयार करने
योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार यूपी के सिंहासन पर बैठाने और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो जोश और उत्साह से लबरेज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम ने नितिन नवीन का स्वागत किया। इसके बाद रथ पर सवार होकर नितिन नवीन बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय निकले। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष ने 18 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर, माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी अंदर आ चुके हैं। उनके साथ जो है ये लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ जो है पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष है और ये सीधे पीला गमछा ओढ़े हुए ये दोनों जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे। कार्यकर्ता उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। अंदर आने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है उनका प्रदेश कार्यालय में आगमन पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इसी जोश और उत्साह के बीच बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नितिन नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन की मीटिंग ली। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल हुए। साथ ही सभी मोर्चा के अध्यक्ष और 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नितिन नवीन ने चुनावी तैयारियों को परखा और नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। आज का उत्साह देख के स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय है। मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं का उत्साह और मेरा जो 2 दिन का प्रवास है निश्चित रूप से भाजपा के नेतृत्व में फिर से 27 में कमल खिले, इसकी योजना पर हम लोग काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष 2 दिन यूपी में रहेंगे, चुनावी तैयारियों को परखेंगे, सत्ता से लेकर संगठन तक के कील कांटे दुरुस्त करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग और सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति बुनेंगे। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन विधायकों के कामकाज और उनकी छवि को लेकर भी फीडबैक लेंगे। बूथवार जातीय समीकरणों की समीक्षा कर माइक्रो प्लानिंग करेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर रहेगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो डैमेज हुआ था उसे दुरुस्त करने के लिए नया रोड मैप तैयार होगा। साफ है कि बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव करने और चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है। जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ बैठकों का आयोजन, यह सब क्रम आज और कल 2 दिन चलने वाला है और इससे कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि साइकिल की रफ्तार रोकेंगे, यूपी में लगातार तीसरी बार कमल खिलाएंगे। लेकिन अब की बार सत्ता की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए वाला दांव चला, उसने साइकिल की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी थी। और इस बार भी अखिलेश सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। ब्राह्मण और सवर्ण वोटर्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। रोजगार, पेपर लीक और शिक्षा को चुनावी एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। अखिलेश का एक कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए वाले फॉर्मूले से उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी थी, बड़ी सफलता भी मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी सतर्क है, पीडीए की काट ढूंढ रही है, जातीय समीकरण फिट कर रही है। सवाल है कि क्या 2027 के रण में बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए की काट होगी?
27 का रण फतह करने की रणनीति क्या होगी? और सवाल यह भी है कि 27 के महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और इसके साथ ही वो लखनऊ के लाल बाग में मशहूर शर्मा की चाय पीने के लिए भी पहुंचे और बीजेपी चुनाव को लेकर चर्चा की। सुनिए इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा। 2027 की चर्चा तो जनता में शुरू हो चुकी है और 2027 चाय तो निश्चित रूप से एक एक घर घर का विषय है। और मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में हम चुनाव लड़ने जा रहे थे तो देश भर में लोगों ने एक चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा और जिन्होंने मजाक उड़ाया वो हाशिए पे भी देखे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहूँगा, उत्तर प्रदेश के लोग अपने मेहनत और परिश्रम के लिए जाने आते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं ने हमेशा इस राज्य को एक अलग स्थान दिलाया अपने संघर्ष, अपने समर्पण से और मेहनत से। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष से पूरी टीम मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगी है। और मैं मानता हूं कि युवाओं को जिस प्रकार से 9 लाख युवाओं को रोजगार देना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर जहां विकास भी है और विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि अपने आप में उत्तर प्रदेश इस देश को नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन रहा है। और मैं मानता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का जब 2047 के विकसित भारत का हम लोग सपना पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से उस समय उत्तर प्रदेश भी 2047 के पहले ही विकसित उत्तर प्रदेश बनकर। इधर नितिन नवीन के लखनऊ दौरे और यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आलोक द्विवेदी ने। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री रहे हैं मोहसिन रजा साहब। रजा साहब, काफ़ी उत्साह है, जोश है, क्या मंत्र देंगे? जाहिर सी बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं और युवाओं में एनर्जी तो आएगी। और अभी जो आपने देखा उत्तर प्रदेश की पूरी टीम माननीय पंकज जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में उनके स्वागत के लिए लगातार एयरपोर्ट से यहाँ तक 51 जगहों पर सारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर सभी प्रदेश के अलग अलग जनपद के सारे हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, तमाम और संगठन के लोग मौजूद हैं जिनके साथ में वो बैठकें लेंगे। वो आए हैं उत्तर प्रदेश को ऊर्जा भरने के लिए, उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता में अलग सी ऊर्जा भरने के लिए, और उसका परिणाम आप 27 में देखेंगे। हम फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों का बड़ा चेहरा अभी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, पीडीए में भी अल्पसंख्यक है, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, पीडीए, हम फिर वही कहेंगे, हम बार बार वो शब्द नहीं दोहराएंगे जो सभी लोग कहते हैं कि वो एक प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह चलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है। यहाँ पर आने के बाद चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का हो, उसको गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी भारतीयों के लिए बनी है और भारतीयों के लिए समर्पित है हमारा एक एक कार्यकर्ता। समय से पहले चुनाव हो जाएगा तो क्या तैयार है? ये अपने आप में जो भी बातें चल रही हैं इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव होगा तो सबके सामने आएगा, आपके सामने, हमारे सामने, पूरे प्रदेश के सामने आएगा। तो ये बेचैनी क्यों है? उनको इंतजार करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बेचैन। बिल्कुल, ये थे मोहसिन रजा साहब, जिनका स्पष्ट कहना है कि अगर समय से पहले भी चुनाव होगा तो उनको परेशान होना चाहिए। हमें राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ में आलोक द्विवेदी, न्यूज इंडिया के लिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। इस दौरान हमारे सहयोगी आलोक द्विवेदी ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा से खास बातचीत की है। सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रोहित मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी यूथ ब्रिगेड के जो अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आप भी यूथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यूथ, जोड़ी जमेगी 2027, कैसी तैयारी? ये युवा जो आपने एक शब्द कहा ना, ये बड़ा महंगा गहना है। ये शाश्वत हमेशा रहता नहीं है, इसको सब लेना चाहते हैं। मैं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सौभाग्यशाली हूँ। और सब युवा एक समय तक युवा होते हैं। और ये जोड़ी जो है, मेरी कोई उनसे जोड़ी नहीं है, वो मेरे अभिभावक हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलने जा रहा है। जोड़ियाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बनाने चल रहा हूँ, पूरे प्रदेश के युवाओं को जोड़ने चल रहा हूँ फिर से। पीडीए को किस तरह से चुनौती देंगे आप, क्योंकि बड़ा इसमें हवा मचा हुआ है कि पीडीए? हमें कोई चुनौती देना ही नहीं है। हम तो
अपने विकास के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं, वो जाति के नाम पे वोट मांगने। और हम जिस नर्सरी से हो के आए वहाँ तो ये लिखा था कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, हम उसी कल्पना को आगे लेके चलेंगे। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की तैयारी कर रही है। न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहा है।